science series for class 8. This is for non-competition section. The chapter we are going to take is 7th chapter, conservation of plants and animals. Okay, so before going to get started for the chapter, you all know what is conservation. You must have gone to various national zoological parks. You have heard about national parks, बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये सारे जो टर्म्स हैं उनको हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या होते हैं और इनका क्या रोल है, किस लिए ये बनाए गए थे. ठीक है, अलॉन्ग विद सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कि किस तरह से या कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू किस एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो ये सारे किसका पार्ट होते थे? ऑल आर अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. So here we go to the chapter. The first term we have is biodiversity. ठीक है, what does the word means? So biodiversity is the very backbone of life. अगर आप लाइफ की बात करते हो तो बायोडाइवर्सिटी को आप क्या मान सकते हो? इट इज़ द बैकबोन ऑफ लाइफ. मतलब हर एक जो लिविंग बॉडी है वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है. या आप ये मानेंगे बायोडाइवर्सिटी कंप्रोमाइज ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. फंक्शनिंग इकोसिस्टम सपोर्ट लाइफ. And if we do not pay attention to the preserving the world's biodiversity, there is nothing sustainable about development. देखिए, अगर बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या ये आप जान गए हैं कि नेचर के अंदर जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो सारे मिलकर के जो फॉर्म तैयार करते हैं उसी को आप एक साथ एक ही वर्ड में बोलते हो बायोडाइवर्सिटी. तो यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं किया गया, ठीक है, तो सस्टेनेबल जो वर्ड है हमारा ये मीनिंगलेस हो जाता है. क्यों? यहाँ पे क्या है? देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑन स्पीशीज़. एक जो लिविंग बॉडी है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरी तीसरे पे करेगी. सो इस तरह से कोई डायरेक्ट रिलेशन में है और कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इनडायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन सभी जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे अगर प्रिजर्वेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का, आप मान लीजिए सपोज प्लांट्स का प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अगर एनिमल्स ही नहीं होंगे, ह्यूमंस ही नहीं होंगे, तो भी जो नेचर है उसका जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा. तो हमें क्या देखना है कि इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को आप किस तरह से सुरक्षित कर सकते हो या क्या क्या थ्रेट्स है जिसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है. आगे पढ़ते हैं. देखिए, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी इन पर्टिकुलर कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन. जिस तरह से एग्रीकल्चरल जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब जो डील करेगी फसलों की पैदावार के ऊपर, अनाज, चावल, जो भी आप देखते हो, फल, सब्जियां, तो बेसिकली एग्रीकल्चर का पार्ट होते हैं. तो ये जो डाइवर्सिटी होती है ये प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यूट्रिशन के साथ डील करती है. ये इंश्योर करती है कि हर एक लिविंग बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है. एनहेंस लाइवहुड्स, रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस. और ये जीवन के अंदर सुधार करती है. देखिए, आप अच्छा खाना खाते हो तो आपकी लाइफ हेल्दी हो जाती है, उससे आपका जो लिविंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है. तो ये जीवन में सुधार लाती है और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए हमें मजबूत बनाती है. जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. एंड डिलीवर फूड सिक्योरिटी. और इससे एक सबसे बड़ा रीज़न, इससे सबसे बड़ा जो फैक्टर इसका निकल के सामने आता है दैट इज़ फूड सिक्योरिटी. कि कोई भी कंट्री जो है वो सेल्फ इनफ हो जाती है फूड में कि आने वाले किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के लिए वो खुद को तैयार मान सकती है. आप देखते हो जैसे कि बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो उस केस में अगर 1-2 साल के लिए भी फसलों की पैदावार नहीं होती है तो भी कंट्री जो होती है वो भूखी नहीं, मतलब कोई भी पर्सन जो होगा वो भूखा नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना स्टॉक में होता है कि वो ऐसी कंडीशंस के टाइम पे अपनी पॉपुलेशन को फूड की सिक्योरिटी दे सके. तो ये कब पॉसिबल हो पा रहा है? ये जब पॉसिबल हो पा रहा है जब हमारे पास एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को हम यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा देखिए, एट IFAD वी नो दैट पुअर रूरल पीपल इंक्लूडिंग इंडिजिनियस पीपल्स आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट कस्टडियंस ऑफ इट. देखिए, गरीब लोग, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, अमीर गरीब, चाहे हम किसी भी तबके की बात करें, तो हर कोई जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन में बायोडाइवर्सिटी के आता है. कुछ लोग डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. अगर आप आदिवासी लोगों का एग्जाम्पल लेके चलोगे, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? जंगलों के पेड़ पौधों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वो खा करके अपना लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. अगर हम बात करते हैं कंट्री साइड की, तो वहाँ पे क्या होता है? हम प्रोसेस्ड फूड भी खा लेते हैं, स्टोर्ड फूड भी खा ले. सपोज दालें, अनाज, हमारा सब कुछ प्रोसेस्ड होता है या स्टोर्ड होता है, तो हम इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं. वो लोग बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं.
तो चाहे कोई डायरेक्ट रिलेशन में हो चाहे कोई इनडायरेक्ट रिलेशन में हो, हर कोई जो है वो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका कंजर्वेशन ज़रूरी है ताकि जो सर्वाइवल है लाइफ का वो अर्थ के ऊपर बैलेंस में बना रहे। एक पिक्चर है यहाँ पे देखिए, बायोडाइवर्सिटी वेब इसको नाम दिया गया है। तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी वेब? यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्लांट्स है, यहाँ पे बर्ड्स है, ठीक है, क्रीचर्स है, एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो सभी के बीच में क्या दिखा रहा है कि एक रिलेशन शो किया हुआ। जैसे सन से जो है एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, प्लांट क्या करेंगे अपना फूड तैयार कर लेंगे, उस फूड को क्या करेंगे जो बर्ड्स होंगे उसके नेक्टर को, मतलब उसका जो रस होता है उस पर सर्वाइव करते कुछ जो बर्ड्स होते हैं। नेक्टर के ऊपर आप जानते हैं जैसे बीज वगैरह होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनका पोलन सक करते हैं, या मधुमक्खी शहद बना लेती है। वैसे आप देखेंगे प्लांट्स जो होता है वो क्या होता है, हैबिटेट भी होता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दूसरा ये फूड प्रोवाइड करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर से ये देख पा रहे होंगे कि हर एक जो बॉडी है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी तरह से दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर बर्ड का, तो ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर रहा है और प्लांट्स क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए और इसको CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंसी शो हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा पिक्चर आप अच्छे से देखना वीडियो को पॉज करके और समझना कि फूड वेब मतलब सॉरी हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी वेब है इसमें क्या समझाने की आप लोगों को कोशिश की गई है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है रिलेटेड टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे या जिनका डायरेक्ट रिलेशन है बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपने सुन तो बहुत बार रखे होंगे, बट लिटरली आप उनके अंदर डिफरेंस नहीं बता पाते होगे कि इसमें क्या होता है, किसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हियर वी हैव सम टर्म्स। पहली जैसे बायोडाइवर्सिटी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, तो कैसे करेंगे, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर इंटर रिलेशनशिप, मतलब धरती के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी इंटर रिलेशनशिप, वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एंड द रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, और उन जीवों का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखिए अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनका बाकी लिविंग फॉर्म्स के साथ इंटर रिलेशनशिप कैसा है और उनके एनवायरनमेंट के साथ इन सब का रिलेशन। अगर आप इसको एक ही टर्म में देखते हो दैट विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसी वर्ड को आप ज्वाइन करके बना दो, देखो बायो, ठीक है, बायोलॉजिकल से आपने बायो लिया यहाँ से और डाइवर्सिटी एज इट इज, तो ऐसे बन जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हो। क्लियर है? बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, तो ये ध्यान रखना जहां भी बायो यूज हो रहा है वहां पे हम लिविंग फॉर्म्स की बात करेंगे लाइफ के। सेकंड जो टर्म हमारे पास है दैट इज बायोस्फीयर। क्या होता है बायोस्फीयर? पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करता है हम क्या कहेंगे उसको, बायोस्फीयर। जैसे एटमॉस्फेयर हमारी सराउंडिंग्स को बोला जाता है, इट इज हेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्ट, और ये वही जगह है जहाँ पे हर एक लिविंग फॉर्म्स रहती है। तो बेसिकली अर्थ को आप क्या बोल सकते हैं एक तरह से अपना बायोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसको प्रोटेक्शन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। किस लिए? एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे जानवर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और ऐसा करने में उनको कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं किया जाता। मतलब जो जानवर होते हैं उनको नेचुरल फॉर्म में रखा जाता है विदाउट एनी आउटसाइडर्स डिस्टर्बेंस। तो आप ऐसी जगह को बेटा बोलते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल पार्क। क्या होते हैं नेशनल पार्क? This area is reserved for wildlife, allowing them to freely use the available habitat and natural resources. नेशनल पार्क एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ को अलाउ करता है कि वो फ्रीली उसमें मूव कर सके और वहाँ पे जो भी हैबिटेट अवेलेबल है उन लोगों के लिए या उन एनिमल्स के लिए वो उसमें आसानी से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? अभी आपने बायोस्फीयर पढ़ा ना, क्या होते हैं? तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्जर एरियाज ऑफ लैंड। ये एक धरती का बड़ा हिस्सा होता है। जैसे हम इसको अब छोटा पोर्शन मान लेते हैं कि कोई थोड़ी जगह में बनता है,
ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड, धरती के एक बड़े टुकड़े पे बनाया जाता है, विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, जिसका एम होता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। कंजर्व का मतलब सुरक्षित रखना। एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया, उसी के साथ साथ वो आदिवासी लोग जो उस जगह पे रहते हैं उनको भी सुरक्षित रखना। अलाउिंग देम टू यूज द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज टू सम एक्सटेंट। अब आप जानते जो आदि मानव होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका फूड एनिमल्स और प्लांट्स ही होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके साथ साथ उन आदिवासी लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा जो उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। अब क्योंकि ये लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं, तो इनके लिए कुछ हद तक अलाउ होता है कि एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जिनको ये अपना भोजन बना सकते हैं, तो वहाँ पे इनको क्या होती है, अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हदों तक इनको क्या होती है, छूट होती है कि ये शिकार कर सकते हैं। तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो क्या बिना फायदे के कोई भी काम करते हम लोग? नहीं करते ना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको वहाँ जाना है, आपको ये काम करके आना है और उसका कोई बेनिफिट ना मुझे है ना आपको, आप जाओगे? नहीं जाएंगे। तो बेसिकली इंसानों का तो नेचर ऐसा ही होता है कि हम फायदे के लिए चीज़ों को करते हैं। अब हम बायोडाइवर्सिटी को कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए बहुत सारे सरकार प्लान बना रही है, तो क्यों, क्या फ़ायदा हमें उससे? देखिए कुछ फ़ायदे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपको मतलब दे आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट जो हमारे पास है, बाय हैविंग मोर बायोडाइवर्सिटी द एनवायरनमेंट कैन बी कंजर्व्ड एंड सेव्ड फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, हमारा जो इकोसिस्टम है, मतलब जिस तरह से हम लोग रहते हैं, नेचर का और हमारा जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हम अच्छे से जी पाएंगे। आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनको भी एक अच्छा और सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा सर्वाइवल के लिए। एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, मोर प्लांट्स मीन्स मोर बेटर एनवायरनमेंट एंड लेसर इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और टेम्परेचर रेजिंग। अब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बचाने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बेटर हो जाएगा। बेटर का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन होगी एनवायरनमेंट के अंदर। अब CO2 कम हो जाएगी, तो CO2 कम होने की वजह से सन के रेडिएशंस को ट्रैपिंग कम मिलेगी और अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ज़्यादा हीटिंग नहीं करेगा। जो कंडीशन आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो वो नहीं होगी। तो ये प्लांट्स का बेनिफिट था। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, द बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द फूड वेब सर्कल। मैंने आपको अभी बताया था ना, तो बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का फूड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो जो फूड वेब बन जाता है। जैसे आप देखते थे छोटी क्लासेस में कि एक ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को एक फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसी स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खाया, और ईगल जो है उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी वापस से सोइल के अंदर मिक्सअप हो जाती है, तो एक फूड चेन बन जाती है। उसी तरह से नेचर के अंदर फूड वेब होती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम करता है। तो ये जो फूड वेब सर्कल होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्बिंग कैन रिजल्ट इन द स्कैरिसिटी ऑफ फूड। स्कैरिसिटी का मतलब होता है कमी आना, और अगर तो ये डिस्टर्ब हुआ तो फूड की कमी आ जाएगी। मान लेते अगर सपोज अर्थ से सारे प्लांट्स गायब हो जाए, तो जो अदर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते थे वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जो फूड का या लाइफ का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब है व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। हम बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, तो क्यों, क्या इसको कुछ नुकसान है? यस इट हैज़। तो वो क्या क्या थ्रेट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान है या उसको किसी न किसी एक्सटेंट तक वो बर्बाद कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज अंडर सीरियस थ्रेट एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों की जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी एक खतरे की तरफ बढ़ रही है। द मेन डेंजर्स वर्ल्ड वाइड आर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज कंजम्पशन। तो सबसे बड़े खतरे हैं वो क्या है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप जानते हैं ना कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे आती है वर्ल्ड वाइड, जबकि जैसे चाइना की नंबर 1 पे आती है। लेकिन अगर आप एरिया की बात करो तो चाइना तो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इंडिया तो काफ़ी कम एरिया में है, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप वर्ल्ड की बात करते हो तो भी हम पॉपुलेशन को लेके चलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है,
जितने ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, सबको गाड़ियाँ चाहिए, फिर पेट्रोलियम डीजल, तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो रिसोर्सेज का कंजम्पशन, क्लाइमेट चेंज, पेड़ पौधे कम हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, तो मौसम के अंदर भी अलग अलग बदलाव हो रहे हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग, CO2 की वजह से ऑक्सीजन जो सन के रेडिएशन से वो ट्रैप हो जाते हैं और अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर रेज कर जाता है। नेक्स्ट है हैबिटेट कन्वर्जन एंड अर्बनाइजेशन, जीवों के हैबिटेट्स को बदल दिया जाता है और अर्बनाइजेशन मतलब लोग शहरी होते जा रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या है, एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स, जैसे एनवायरमेंट को किसी भी तरह से डिग्रेड कर देना, उसकी क्वालिटी को खराब कर देना। अब कैसे हो गया एनवायरनमेंट की क्वालिटी खराब, वो सारे फैक्टर्स जिनसे मिलकर के एनवायरनमेंट बना होता है, कहीं ना कहीं उनका नंबर कम हो रहा है, जैसे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जानवरों का शिकार हो रहा है, उस तरह से, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, ये भी किस में लीड करेंगे, इट विल लीड टू थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब देखेंगे सम मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी आर लिस्टेड बिलो। वैसे तो हम सारे पढ़ चुके हैं, इसमें सब कुछ कवर हो चुका है, फिर भी हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज देख लेंगे। डिफोरेस्टेशन पहला हो जाएगा हमारे पास, मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इट विल लीड टू थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम ब्रीफली। देन पोल्यूशन, आप जानते हो प्रदूषण की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, मौसम के अंदर जो बदलाव आजकल आप देख रहे हो कि ना बारिश का कोई सीज़न फिक्स रहा, ना सर्दी का, ना गर्मी का, हर कोई सीज़न जो है वो मतलब उसके अंदर अलग अलग बदलाव आप देख रहे हो। द नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आप डिजास्टर्स देखते हो, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गए, वो सब किसके वो होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है वो, मतलब प्राकृतिक आपदाएं जिनके लिए नेचर रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ किए जाना, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हद से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। आगे की स्लाइड्स में हम इनको डिस्कस करेंगे, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी हैव डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। जैसे उसमें पहला हमने थ्रेट्स में पढ़ा था डिफोरेस्टेशन, अब क्या होता है डिफोरेस्टेशन और क्या इसके कॉजेज होते हैं। देखो, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, डी लगा दोगे तो कटाई, और ए लगा दोगे तो दोबारा से पेड़ों का लगाया जाना, तीन टर्म्स होती है फॉरेस्ट, आप जानते ही हो। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, अफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग ये चीज। देखिए, डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज टिम्बर एंड अदर यूजेज ऑफ लैंड। डिफोरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का काटे जाना, अब वो किस रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे लकड़ियों के लिए, अदर यूजेज ऑफ लैंड, या धरती के किसी और यूज के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, सपोज वहाँ पे घर बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाना है, रोड बनाने हैं, तो बेसिकली पेड़ों को काटना क्या हो जाएगा आपका डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियरिंग वुड्स टू प्रोक्योर लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड ग्रो मोर फूड फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए, धरती की सफाई कर देना, ये आप उसके साथ मैच करेंगे, यहाँ पे ये धरती को साफ कर लेना और उसके ऊपर खेती बाड़ी करना ताकि ज़्यादा फसल उगा सके, किसके लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा फूड की डिमांड होगी, तो वो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए जंगलों की कटाई करके खेतों में उसको बदल दिया जाता है ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर सकें, एक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग वुड एज फ्यूल, ठीक है, लकड़ी को ईंधन के तौर पर जला करके, टू मेक फर्नीचर, लकड़ियों को फर्नीचर के लिए यूज़ करके, एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, और उद्योगों में लकड़ियों का इस्तेमाल किसी भी रीज़न से होता हो, जैसे वुड पल्प इज़ यूज टू मेक पेपर, जैसे कि इंडस्ट्री में लकड़ियों से पेपर बनाया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख रहे हैं पेपर बनाए जाते हैं, स्पून्स बनाए जाते हैं ना, आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो जिसका जो स्पून होता है वो लकड़ी का बना होता है, चॉपस्टिक्स होते हैं जो आप सैलड्स वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर वुडन पेंसिल्स होती है, फिर बैट आप देखते हो खेलने की जो बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं, फिर फर्नीचर है, वुडन बेड है, वुडन डोर है, वुडन चेयर है, तो इन सारी चीज़ों के लिए लकड़ियों को काटा जाता है, और उसका भी रीज़न क्या होता है, मतलब रिजल्ट क्या रहेगा, डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे
यूजिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, धरती का फैक्ट्री और हाउसेज बनाने के लिए यूज़ करना, ठीक है। नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, नए नए सोसाइटीज़ बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो वो कहाँ बन रहे हैं, जो धरती पे पेड़ पौधे होंगे उनकी जगहों को साफ किया जाएगा और वहाँ पे ये चीज़ बनाई जा रही है। तो आप देख रहे हो अर्बनाइजेशन, इसको आप बोल सकते हो शहरीकरण, मतलब लोग जो है वो मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स ऑल्सो लीड टू डिफोरेस्टेशन, जंगलों में लगने वाली जो आग होती है उससे भी पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो पूरे जंगल, पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता है। अभी पीछे से कुछ महीने पहले आप देखा था ना कि अफ्रीका के जंगलों में आग लग गई थी, आप कहीं भी देखते हो, कई जगह पे न्यूज़ में आता था। तो जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, पत्तों के बीच में, ब्रांचेस के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स, उनको अपना इग्निशन टेम्परेचर रिसीव हो जाता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और वो आग फिर काफ़ी दूर तक फैल जाती है। इसकी वजह से जंगलों का जो सारे जंगल जो तो जलकर राख हो जाते हैं, तो ये भी डिफोरेस्टेशन का एक वो हो गया। नेक्स्ट है सीवियर ड्रोट्स, से भयानक सूखा अगर पड़ जाता है तो पेड़ पौधे ग्रो कैसे करेंगे, तो ये भी एक रीज़न होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस वाली पिक्चर के अंदर, जंगलों में जो आग लगती है तो वो कई दिनों तक, कई बार महीनों तक भी आग चलती रहती है। तो उससे ना सिर्फ पेड़ पौधे, जंगलों में रहने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्नेक्स हो, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सभी के हैबिटेट ख़त्म हो जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा हद तक बायोडाइवर्सिटी जो है एक पर्टिकुलर रीजन की वो ख़त्म हो जाती है। आगे चलें बेटा, देखिए अब हम देखेंगे कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं। मतलब ये तो हम देखा कि क्यों होता है, तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं, अगर डिफोरेस्टेशन हुआ है तो क्या नुकसान हो जाते हैं। देखिए डिफोरेस्टेशन कॉजेज या कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ, धरती का जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज जैसे मैंने बात की अभी फॉरेस्ट फायर की, तो जंगलों में अगर आग लगेगी तो कितना ज़्यादा धुआं एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा, तो आप जानते हो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। या अगर पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्रीन प्लांट्स की कटाई हो रही है, तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या होता है, पॉल्यूशन का ही कारण होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और अर्थ का टेम्परेचर रेज कर जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाएंगी, वो सब आप जानते हो। इंक्रीज इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, अब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो मिट्टी के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसी की वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम हो जाएगा। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर का जो बैलेंस होता है, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जो ऑक्सीजन साइकिल होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, तो जो एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस जो है वो नेचर का बिगड़ जाएगा। अब है डिक्रीज इन द रेनफॉल, पेड़ नहीं है तो बारिश नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पेड़ों के पत्तों से होता है पानी का इवापोरेशन एनवायरनमेंट में, वही जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जाके बनाते हैं क्लाउड्स, और वही जो क्लाउड्स जब भारी हो जाते हैं हवा से तो बारिश के फॉर्म में जो पानी है वो नीचे वापस आ जाता है, जिसको आप रेनफॉल कहते हो। तो नो ट्रीज नो रेनफॉल। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, आप जानते हो जो पेड़ पौधे होते हैं इनके पत्ते जो होते हैं वो गल सड़ करके धरती में गिर जाते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है वो खाद का काम करते हैं मिट्टी में, जिससे सोइल फर्टाइल हो जाती है। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सोइल की फर्टिलिटी भी बेकार हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। अब नेचुरल कैलेमिटीज जो है उसके अंदर आप क्या क्या देखेंगे, जैसे सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, या तो बाढ़ आएगी, बाढ़ क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे आप जानते हो पानी के बहाव को कम कर देते हैं, तो बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे कि डिफोरेस्टेशन अगर होगा तो क्या क्या होगा एनवायरनमेंट के अंदर। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Okay guys, so that's all for today. I hope you really liked this video and enjoyed everything that I taught you today. So एक बार आप वीडियो को दोबारा से आप जब देखेंगे तो अपने चैप्टर जो भी आपकी बुक है, सपोज आपकी क्लास 8 में चैप्टर 7 का, आप उसको साथ में लेकर के बैठे, वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को यहाँ से समझिए वहाँ से समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज कर लें, कोई डेफिनेशन आपको देखनी हो, कोई पिक्चर आपको समझनी होगी उस केस में. सो थैंक यू ऑल. If you like the video, then hit the like button, share and subscribe to our channel. Thank you so much.